सच्चा है, सच्चा है तो सच्चाई पे विश्वास कर। सच्चा है तो सच्चाई पे विश्वास कर, अपना अपना बोल के मन को न गुमराह कर। सच्चा है तो सच्चाई पे विश्वास कर, अपना अपना बोल के मन को न गुमराह कर। पांव जमीन पे आसमां की ना बात कर। पांव जमीन पे आसमां की ना बात कर। अपने दम पे मिलेगा मंजिल, अपने दम पे मिलेगा मंजिल। औरों के दम का ना आस कर, औरों के दम का ना आस कर। घाट पे बैठा रह, औरों के सहारे नदी न पार कर। घाट पे बैठा रह, औरों के सहारे नदी न पार कर। हर कठिनाई से झेलकर, हर कठिनाई को झेलकर अपने दम पे उड़ान भर, अपने दम पे उड़ान भर। लगा दे पूरी ताकत, लगा दे पूरी ताकत, लगा दे पूरी ताकत। भरोसा कर तो सिर्फ भगवान पर, भरोसा कर तो सिर्फ भगवान पर। ये आदमी पे भरोसा, ये आदमी पे भरोसा कब धोखा दे मझधार पर, कब धोखा दे मझधार पर। आहत भावना की हो, आहत भावना हो और उसे हिम्मत दुगुना कर। आहत भावना की हो तो हिम्मत और दुगुना कर। जब कोई अपना ही धोखा दे, जब कोई अपना ही धोखा दे तो कभी न याद कर, कभी न याद कर, कभी न याद कर। नमस्कार साथियों, मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौसैनिक, फेसबुक लाइव में आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपनी खुशी को बचा नहीं पा रहा था, इसलिए आप सबके बीच आज फेसबुक लाइव हुआ हूं। बीच में बहुत सारी कठिनाइयां थी, समय का अभाव था, इसलिए मैं नहीं हो रहा था। लेकिन आज एक खुशी का मौका था, इसलिए आपके बीच मुझे आना पड़ा। और इसी बीच बिहार चुनाव में एमएलसी चुनाव संपन्न हुआ है। देश दुनिया में किस तरह यूक्रेन और रसिया युद्ध जो चल रहा है, जो मैं तो कल्पना किया था कि विश्व समुदाय इसका हल निकाल लेगी और जल्दी से जल्दी ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। विश्व पे छाया तृतीय विश्व युद्ध का मंडराता हुआ बादल छंट जाएगा, लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से चर्चा करने आया था। साथियों, एक कहावत मैं बचपन में सुना करता था कि यदि कोई छोटी चीजें नहीं आपको मिलती है तो कभी निराश मत हो। जब भी कोई छोटी चीजें आपको नहीं मिलती है तो कभी निराश ना हो। क्या पता भगवान आपके लिए कोई बड़ा चीजें सोचकर लाया हो, रखा हो, तो उस पल का इंतजार कर। और साथियों, बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब एनएसटीसी नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एनएसटीएसी का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मेरी बेटी ज्योति को मुंबई टॉपर के बराबर मार्क्स आए, लेकिन वो मुंबई टॉपर नहीं बन सके, जिसका गणितीय गुणक भाग और तरह तरह का था। 45 मार्क्स उसको होते हुए भी, और टॉपर के पास भी 45 प्राप्तांक था, लेकिन वो नहीं हो पाई। मन में थोड़ा सा था कि टॉपर नहीं बन पाई, लेकिन ऐसा हम कभी की बच्चे पे दबाव देते ही नहीं है। ये मेरे शुरुआत से ही आदत रहा है कि बच्चे पर पढ़ाई के लिए ज्यादा प्रेशर न दे, उनको बस पढ़ने के लिए बोले, बाकी वो मेहनत करेंगे। और
मेहनत करेंगे और उनके अनुसार उनको सफलता मिलेगी। और बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब पूरी तरह से एनटीएससी का जब सब छानबीन होने के बाद हेलो तो परिणाम ऐसा रहा कि केमिस्ट्री में आउट ऑफ 15 प्राप्तांक हुए और मुंबई ही नहीं पूरे इंडिया में नंबर 1 रैंक मेरी बेटी को हासिल हुआ। तो यही खुशी आपको सबके बीच 2 दिन पहले भी शेयर किया था और अभी फेसबुक लाइव के माध्यम से भी शेयर कर रहा हूं। साथियों, इसके साथ ही जैसा कि मैं बताया कि बिहार में अभी हाल फिलहाल में एमएलसी चुनाव संपन्न हुए थे। एमएलसी चुनाव संपन्न हुआ जिसमें ये जो भी प्रत्याशी जीत के आए उन्होंने बड़ा ही अप्रत्याशित और अप्रासंगिक जो बात बताए, मुझे सुनकर बड़ा हंसी आ रहा था कि उन्होंने बोला था कि पंचायत प्रतिनिधि का हक और अधिकार की लड़ाई में लड़ूंगा। कितनी भदा मजाक है। और भदा मजाक कि अभी जुलाई से अक्टूबर के बीच में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था और पंचायत चुनाव संपन्न में चाहे वो वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, ये सभी अपने अपने क्षेत्र के दबंग, प्रबुद्ध, धनी, अपने आप को तेजस्वी ओजस्वी और दानवीर कर्ण साबित करके जनता के बीच गए और चुन कर आए। आप बताइए कि जो एमएलसी प्रतिनिधि साहब जीत के आते हैं और बोलते हैं कि मैं इनके हक का अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा, इनका उचित सम्मान दिलाऊंगा। आप बताइए कि जो प्रतिनिधि हाल ही में संपन्न चुनाव में लाखों खर्च करके, दबंगई करके कुछ ऐसे भी जीते हैं और अपने आप को जनता का मसीहा बन के आए हैं और वो आज दबे कुचले, असहाय, पीड़ित, शोषित उनको संबोधित कर रहे हैं एमएलसी साहब प्रतिनिधि जीतने के बाद। ये कितना भदा मजाक है। और जब ये शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उत्पीड़न के शिकार है, तो फिर ये अपने वार्ड से या समिति के क्षेत्र से या जिला परिषद के क्षेत्र से या पंचायत मुखिया जो है वो क्या न्याय दिलाएंगे? या तो यह न्याय दिलाने के काबिल नहीं है। तो ये बड़ा ही अप्रासंगिक बयान एमएलसी साहब के द्वारा आया, जो अपना अधिकार लड़ने के लिए सबको बोल रहे हैं कि मैं उनका अधिकार के मतलब लड़ाई लड़ूंगा। जो खुद समाज में प्रबुद्ध है उसके लिए क्या लड़ाई लड़ोगे? और एक कहने में मुझे कोई दुविधा नहीं है कि जो एमएलसी चुनाव हुआ है उसमें विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 10 गुना 50 गुना जितना जिसकी हैसियत थी उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करके जिला एमएलसी चुनाव जीते हैं या हारे हैं, वो भी दोनों खर्च किए।
तो जो है, लेकिन जो भाषा का उपयोग किया गया कि वो उनकी हक अधिकार लड़ाई लाऊंगा, उनको सम्मान दिलाऊंगा, यदि वो सम्मानित ही नहीं है, वो यदि पीड़ित ही है, तो फिर अभी तो अक्टूबर 2021 में चुनाव जीत के आए हैं और इतना ही दिन में वो पीड़ित हो गए, इतना ही दिन में वो दबे कुचला हो गए, इतना दिन में वो जुल्म के शिकार कैसे हो? ये बड़ा ही अप्रासंगिक एक बात है साथियों। चुनाव में देखा गया था कि सभी दानवीर कर्ण बन करके अपने दरवाजे पर भोजनालय खोले हुए थे। सभी वादा कर रहे थे कि मैं इंदिरा आवास फ्री दिलाऊंगा, शौचालय फ्री बनाऊंगा, सड़क फ्री, मतलब कहीं नहीं लूंगा। तो ठीक है, यदि जो नहीं ले रहा है तो अच्छी बात है, और यदि कोई ले रहा है तो आप लिस्ट बनाइए। ठीक है, आज भी दबंगई चल रहा होगा, आप मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, आप लिस्ट बनाइए। 5 साल है, 2026 फिर आने वाला है, आप लिस्ट बनाइए। और याद रखिए कि कैसे दो मुंहा सांप की तरह ये बात करते हैं चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। आप उनको भले आप झगड़ा झंझट मत कीजिए, मार पिटाई मत कीजिए, क्योंकि दबंगई में आप तो उनसे पार नहीं पाएंगे। तो आप लिस्ट बना करके रखिए कि किस किस मतलब मद में कितना कितना पैसा लिया। तो आप बाद में पाएंगे कि जो इंदिरा आवास में पैसा लिया, जो वृद्धा पेंशन के लिए काम कराने में पैसा लिया, जो राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया, नली गली योजना के लिए लिया, सोलर के लिए लिया, उसका एक दहाई भी पैसा वो चुनाव में खर्च नहीं करता है। मतलब एक तरह का इन्वेस्टमेंट करता है कि आज 10 रुपया लगाओ तो 5 साल लूट के अपना उस मद को पूरा कर। तो अभी मौका है आपको 5 साल पंचायत समिति को, जिला परिषद को, मुखिया को, सरपंच को और वार्ड मेंबर को परखने का, अपने सब प्रतिनिधि को परखने का, विधायक को, सांसद को, सबको परखने का आपको मौका है। आप उसको परखिए, कौन अपने वादा पर खरा उतरता है, कौन अपने जबान से पीछे हटता है, आप उसको देखिए। और जब चुनाव का मौका आए तो वहां पे आप चुपचाप या बोलकर, जैसी आपकी इच्छा वैसा उसको परिणाम में तब्दील कीजिए, तभी देश का भला होगा। देश का भला होगा, जिस स्तर पर आप वोटिंग कर रहे हैं उस स्तर पर भला होगा। तो और ऐसा ही मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसा मैं अभी चर्चा किया था कि यूक्रेन और रसिया युद्ध देश विश्व में बहुत ही घातक रूप ले चुका है। मैं तो पहले ये सोचा था कि 2 या 3, 4 या 5 दिन के अंदर में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन अक्षम आदमी और विवेकहीन आदमी के हाथ में सत्ता जब जाती है तो उसका क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है और किस पे प्रभाव पड़ता है। यूक्रेन उसका जीता जागता उदाहरण है। साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं, यूक्रेन के 40 शहर जो मुख्य शहर है, जैसे अपने भारत का यदि 40 शहर बोलेंगे तो मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचीन, पटना, जयपुर और इस तरह जितने भी राजधानियां हैं सब जोड़ लेंगे तब पर भी 40 नहीं हो रहा है। 29 स्टेट के 29 राजधानी और जो इम्पोर्टेंट सिटी है, वैसे वैसे 40 सिटी को यूक्रेन में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया गया है। जो भी तेल का खजाना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी का है, पानी का भंडार है, जल का भंडार है, स्कूल है, कॉलेज है, सबको बर्बाद कर दिया।
लाखों लोग बेघर, 12 लाख तो ऐसे यूएनएससी का रिपोर्ट है कि 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। दोस्तों, एक मुंबई जैसा सिटी में 1 करोड़ से ऊपर की आबादी है और वैसा 40 सिटी है यूक्रेन में। इतनी भीषण बमबारी हो रही है वहां पे। जो इंडिया में लोग रह रहे हैं, जिनके रिश्तेदार वहां कोई फंसे हुए हैं, तो यहाँ उनको सुनकर डर लग रहा है, और जो सिटी में रह रहा है तो कैसे रह रहा होगा। मतलब करोड़ों में प्लान है, करोड़ों में प्लान है, और चोट से घायल होकर के और बम्बार्डिंग में लाखों की संख्या में हताहत हुए। उसके बावजूद भी वहां का जो राष्ट्रपति जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। मतलब झुकने को तैयार नहीं है, कहने का मतलब वो अपना ईगो पाल के रखा हुआ है। अपने जनता के लाश के ढेर पर कोई जिद पालना कितना उचित है, कितना अनुचित है, आप अपने एक परिवार को उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। लेकिन यही अक्षमता कहां से आई उसको? एक अक्षम व्यक्ति को, भले वो ये बहुत बड़ा एक कॉमेडियन था, जैसे अपने देश में कपिल शर्मा जी हैं, वैसे वो कॉमेडियन था। 10 साल तक वो कॉमेडी में करता रहा है और लोगों के बीच में लोकप्रिय बना रहा। दोस्तों, लोकप्रियता मतलब बुद्धिमानता का परिचायक नहीं हो सकता है। यदि शेर पीछे हटता है तो वो आगे बढ़ने का भी ताकत रखता है। तो पीछे झुक जाना भी कहीं कहीं आपको सुरक्षा प्रदान करने के बराबर होता है। जीवन से बढ़ के कोई चीज नहीं है। जितनी परिस्थितियां है आते जाती रहेगी। यदि जीवन खुशहाल रहेगा, बरकरार रहेगा, तब लाखों लोग यूक्रेन में मारे गए, मारे जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। लेकिन पश्चिमी देशों और नाटो देशों के चक्कर में आकर के पूरे यूक्रेन को तबाही की कगार पर पहुंचा रहा है। और उसका और सिर्फ जिम्मेदार कौन है? आम जनता का जो दिया गया मत, एक अक्षम व्यक्ति को जो दिया गया मत था, जो एक कॉमेडियन को दिया गया मत था, वो था। लोकप्रियता योग्यता का परिचायक नहीं होता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जब भी कोई पंचायत चुनाव हो या एमएलसी चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, आप योग्य आदमी को चुनकर भेजिए, ताकि आपका क्षेत्र का विकास हो और सही समय पर सही फैसला ले सके। क्या बताएं, आपके पड़ोसी देश श्रीलंका देखिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान देखिए, पड़ोसी देश नेपाल देखिए, वहां की जनता त्रस्त है। ₹100 लीटर दूध मिल रहा है, 80-90 रुपया के में एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा है, और वो भी नहीं मिल रहा है। श्रीलंका में पेपर जो बच्चे पढ़ते हैं, पेपर नहीं है। अनिश्चित काल के लिए वहां पे हर तरह की परीक्षा स्थगित कर दी गई, क्योंकि वहां की जनता एक ऐसे आदमी को हाथ में सत्ता हस्तांतरण किया जिसके पास बुद्धि विवेक कम था। आते ही जैसे सत्ता संभाला, अपने पड़ोसी से अलग होकर के किसी गैर के साथ गलबाहियां करने लगा। खुले शब्द में मैं बोल रहा हूं, चाइना के साथ करने लगा। और
जो भारत हमेशा मित्रवत व्यवहार किया, हमेशा कठिन परिस्थितियों में साथ दिया। एलटीटी उग्रवादी से लड़ने में हमारे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अपनी शहादत दिए राजीव गांधी, और उनका एहसान भूल करके वो चाइना के संपर्क में गया और चाइना डायनासोर बन करके पूरे श्रीलंका का अर्थव्यवस्था ही चौपट कर दिया। आज भूखमरी और कंगाली और तबाही के कगार पर है, कंगाल हो गया है। और भारतीय प्रधानमंत्री से, भारतीय सरकार से वहां की सरकारें आग्रह कर रही है कि मुझे बचा लो। वही हाल पाकिस्तान का है। दिमाग के माफिक सीपे के नाम पर, इंडिया से दुश्मनी के नाम पर चाइना पूरा पाकिस्तान के संसाधन पर कब्जा किया हुआ है, खोखला बना दिया है। कर्ज दे दे करके, उसका इंटरेस्ट ले लेकर के खोखला कर दिया है। उसका अर्थव्यवस्था पाकिस्तान का पूरी तरह चरमरा गया है, और कब धराशायी हो जाए खुदा ही मालिक है, भगवान ही मालिक है। क्यों? क्योंकि वहां पे धार्मिक कट्टरता है, दूसरे को परेशान करने का नीति पे वहां की सरकारें जीतती है, और जनता भी उसी का साथ देती है, जिसका भुगतान उनको भुगतना पड़ रहा है। खाने के लिए आटा भी 100 से 150 रुपए केजी मिलता है, चीनी 100 के ऊपर है, टमाटर और प्याज और लहसुन 150 से 200 300 के ऊपर है। बिजली का रेट, चीनी का रेट सब हाई है। पाकिस्तान की जनता पूरी तरह त्रस्त है। एक राज टीवी आता है, आप लोग यूट्यूब पर खोल के देख सकते हैं, वहां के हालात पर रोज चर्चा होती है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। वही हाल हमारे पड़ोसी देश नेपाल का। यहाँ पे एक प्रधानमंत्री आए जिनका प्रोपेगेंडा था भारत विरोधी करो, और वो चाइना के संपर्क में चले गए। चाइना धीरे धीरे उनके अर्थव्यवस्था को तो खोखला किया ही, बहुत सारे जमीन पर अपनी कब्जा जमा लिया। लेकिन वो अपने भोग विलासिता में ओली साहब को कुछ सूझ नहीं रहा था, और आज सरकारी बैंक, नेपाल का जो सरकारी बैंक है, वो अपने बैंक को हिदायत दिया है कि लग्जरी आइटम खरीदने के लिए किसी को लोन मत दो। मतलब आर्थिक तंगी आने वाली है, देश खोखला होने वाला है। तो जो जो नेतृत्व जनता गलत हाथों में दिया, उसका भुगतान कर रहे हैं। और यही कारण है कि वहां के जो राष्ट्रपति अभी शेर बहादुर देउबा जी हैं, भारत के शरण में अपना नतमस्तक हुए हैं कि आइए बचा लीजिए हमें। वही हाल शहबाज शरीफ का है, वही हाल श्रीलंका का है। मैं किसी सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूं। आज हमारे देश में यदि कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री होते, मनमोहन सिंह होते या राहुल गांधी होते, तो उनके शरण में भी वही आते। विदेश नीति हमारा एक जैसा है। तो ये मैं किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को श्रेय नहीं देना चाहता हूं। जो भी सरकारें होती, ये तीनों पड़ोसी उसके भारत के पास आते,
प्रधानमंत्री कहने का मतलब भारत सरकार होता है, केवल प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र मोदी जी नहीं। तो मेरा कहना था कि एक अक्षम व्यक्ति को कभी भी ये सोच के मत वोट दी कि मेरा जात है, ये बड़ा दबंग है, ये मत देखिए, ये बड़ा लोकप्रिय है। आप उसके अंदर का जज्बा, काम करने की जज्बा, सेवा का भावना, पूर्व में किए हुए उसके अच्छे काम, उसका बैकग्राउंड दे करके आप मतदान कीजिए। नहीं तो अपना भविष्य खराब कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य खराब कीजिए, देश का भविष्य खराब कीजिए। इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। 3 एग्जाम्पल आपके सामने दिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, और सबसे अहम कड़ी जो है वो है यूक्रेन और रसिया का युद्ध। इसे एक और सबक ले सकते हैं कि घर दही तब बहारा दही। देहात में कहावत है कि घर दही तब बहारा दही। कहने का मतलब यदि आप मजबूत है तभी बाहरी लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, आपका मदद करेंगे। यदि आप अंदर से खोखला है और आपका कमजोरी दुनिया को मालूम है, लोगों को मालूम है, आपके पड़ोसी को मालूम है, तो वो आपका साथ नहीं देंगे। युद्ध से पहले नाटो देश, यूरोपियन कंट्री रसिया को धमकी देता था कि यूक्रेन पर हमला करोगे तो मैं बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। लेकिन जब हमला किया, एक एक दिन करके आज 56वां दिन, 56th डे चल रहा है, कोई बीच बचाव के लिए नहीं आ रहा है, हिम्मत नहीं कर पा रहा है। इसीलिए अपने देश को मजबूत कीजिए, अपने राष्ट्र को मजबूत कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, सही समय पर सही फैसला लीजिए और समय से टैक्स चुकाइए। इसलिए बता रहा हूं कि यदि टैक्स चोरी कर करके देश का अर्थव्यवस्था हम डैमेज करेंगे, तो यूक्रेन में देखिए करोड़ों का महल बना हुआ है, लेकिन उसमें रहने के लिए चैन नहीं है, सुख नींद नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े महल पर ही पहले रसिया मिसाइल दाग रहा है। क्या कमा रहा है? टैक्स चोरी करके ही महल बनाया, लेकिन आज उस महल में रहने के लिए डर रहा है, भाग रहा है। पहले बर्बादी उसी का हो रहा है। बेटर है कि राष्ट्र हित में आगे आकर के आप कोई टैक्स चोरी न करें और पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है का बहाना ना करे। ये महंगाई तो जरूर है, कबूल करता हूं, सरकार की कुछ गलत नीतियां हो सकती है इसमें, लेकिन दूसरे तरफ देश को मजबूत करने के लिए हमारा देश सीमाओं पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दुश्मन से लड़ने के लिए सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है, ताकि जब किसी भी देश से हमारे चारों तरफ से दुश्मन बैठे हुए हैं। बांग्लादेश को हमने आजाद कराया, बांग्लादेश भी हमसे दुश्मन ही मोल लेता है, वहां भी हमें सेना की जरूरत है। पाकिस्तान जन्मजात दुश्मन है। चाइना का विस्तारवाद नीति वो अपना रूप समय समय पर दिखाते रहता है।
1962 से लेकर के 2020 तक की घटनाक्रम पर जब ध्यान देंगे तो चाइना वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। जब जहां भारत कमजोर पड़ा वहां पे वो धावा बोलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक खुशी की बात है कि विश्व की महाशक्तियों में अब भारत का नाम बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से और श्रद्धा के साथ लिया जाने लगा है। चाहे वो यूक्रेन हो, वो भी भारत से उम्मीद कर रहा है। रसिया है, वो भी उम्मीद भारत से कर रहा है। ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, अमेरिका है, सब भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। क्योंकि हमारा जो विदेश नीति है, देश में जो इंटीग्रिटी है, कुछ एक घटनाओं को छोड़ दे तो जो शांतिपूर्ण ढंग से सरकार चल रही है, अर्थव्यवस्था अपने पटरी पर आ रही है, युद्ध की यदि स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो हमें कुछ तो महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। देहात में एक और लोग कहते हैं कि गरीब बनल ठीक, लेकिन महंगा मतलब हिजड़ा, धनी बनल ना ठीक। और कब होगा? जब आपके पास अस्त्र वस्त्र शस्त्र रहेगा, और शस्त्र अस्त्र को सीमा पर पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गोला बारूद चाहिए दुश्मन से लोहा लेने के लिए, तो महंगाई तो आएगी। और यदि सामान आपको सस्ती लगे या जिंदगी सस्ती करना है, आप यूक्रेन से सीखिए। वहां पे जीवन सस्ता है, तभी तो लाखों लोग मरने के बाद, पलायन करोड़ों होने के बाद भी वहां की सरकारें झुक नहीं गई, हठ धर्मिता पे अड़ी हुई। इसलिए राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र के उन्नति में, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान करें। और वो योगदान तभी हो सकता है जब आप ईमानदारी पूर्वक टैक्स भरें, और जो भी देश के अंदर में आप क्रियाकलाप करते हैं उसमें ईमानदारी बरते। पैसे लेकर के गलत आदमी को न चुने, किसी के जात पात धर्म में पढ़ करके वोट ना करें, ताकि अक्षम व्यक्ति उसे ऊपर आकर के आपको सत्ता पे न बैठ जाए और वो गलत नीति से गलत फैसला लेकर के आपको और आपके देश को, आपके राज्य को, आपको विकास को अवरुद्ध न करे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज फेसबुक लाइव यहीं पे विराम देता हूं, और इस तरह की हर मुद्दा के साथ मैं आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय दूंगा और एक समय अंतराल में देता रहूंगा, चाहे कितना भी समय का अभाव हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।